आज भी हमारे मुआशरे में औरतों के काम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले लेकिन लोग उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं। जो भी औरत घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती है, लोग इसे गलत नज़रों से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि औरत किस मजबूरी में घर से निकलकर काम कर रही है। लोग औरत की मजबूरी जाने बगैर ही इस पर इल्ज़ाम लगाने बैठ जाते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। हमने देखा है कि आजकल अक्सर मर्द खुद तो कुछ काम करते नहीं, और अगर मजबूरी में कोई औरत घर से बाहर निकलकर काम करने लग जाती है तो फौरन इसके खिलाफ बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम नाजिया था, बहुत सालों से नर्स का काम कर रही थी। इसकी उम्र 30 साल थी। इसके काम करने की वजह यही थी कि बचपन में ही एक हादसे में हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। हमारा कोई भाई नहीं था, हम सिर्फ 2 बहनें थीं। नाजिया ने ही मुझे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। इसने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत छोटी उम्र से ही इसने नर्स का काम शुरू कर दिया था। वो एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी और ये काम इसने मजबूरी में शुरू किया था क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, इसीलिए वालिदैन के इंतकाल के बाद नाजिया को घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ा। कभी कभी इसकी नाइट ड्यूटी भी हो जाती थी और इसी वजह से लोग इसे गलत नज़रों से देखते थे। नाजिया जब भी मेरे पास बैठकर बातें करती तो यही कहती, सेहर कभी भी मेरा जैसा काम मत करना, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी पोस्ट पर काम करो, तो कोई अच्छी सी जॉब करो, फिर अपना कारोबार शुरू कर लो। मेरा काम तो लोग हमेशा गलत समझते हैं, तुम कोई ऐसा काम करना जिससे तुम्हें इज्जत मिले और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। वो ये बातें इसलिए कहती थी कि वो अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि लोग जो इसके बारे में बातें करते हैं वो कल को मेरे बारे में ना करें। अपनी बहन की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता था, लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे अपनी बहन का काम बहुत अच्छा लगता था। नाजिया ने जितने लोगों की दुआएं ली थीं, ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी। जब भी वो अस्पताल में मरीजों की खिदमत करती तो लोग इसे ढेरों दुआएं देते थे। नाजिया अपने काम में बहुत अच्छी थी। वो दिन रात देखे बगैर अपने मरीजों का ख्याल रखती थी। लोग इससे बहुत खुश होते थे। लेकिन कभी कभी जब इसकी रात की ड्यूटी लगती तो कुछ लोग इस पर उंगलियां उठाते। इसके काम की वजह से कुछ लोग तो इसे इज्जत देते, लेकिन हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी इस काम को अच्छा नहीं समझते थे। लोग कहते थे कि जब बड़ी बहन ये काम कर रही है तो छोटी भी यही करेगी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। लोगों को क्या पता कि मेरी बहन कितना अच्छा काम कर रही है, इसीलिए मैं भी नाजिया जैसा काम करना चाहती थी। मैं भी नर्स बनकर लोगों की खिदमत और दुआएं लेना चाहती थी। मुझे इस काम पर फख्र था क्योंकि इसी की मेहनत ने मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नहीं था जो दूसरों की बातों का जवाब देता, हमें सहारा देता। इसीलिए हमें चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी बहन की तरह मुझे भी नर्स बनना है। नाजिया मुझे बहुत समझाती कि ये काम मुश्किल है, तुम छोटी हो, अभी पढ़ाई पर तवज्जो दो, लेकिन मैं बज़िद थी कि मुझे यही काम करना है। मैंने नाजिया से कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं पढ़ाई भी पूरी करूंगी और आपके साथ अस्पताल में काम भी सीखूंगी। आखिरकार मेरी जिद पर नाजिया मान गई और मैं उसके साथ अस्पताल जाने लगी। मैं जानती थी कि ये काम करने के बाद लोग मुझे भी गलत नज़रों से देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आने वाली जिंदगी में मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी जिंदगी किस तरह बदलने वाली है, इसका मुझे अंदाजा भी ना था। हमारे खानदान में तो कोई ना था, लेकिन मेरी एक कॉलेज की दोस्त थी सना, जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी। जब मैंने इसे सब बताया तो इसने कहा कि तुम ये काम बाहर मुक जाके क्यों नहीं करती। वहाँ नर्सिस की ज्यादा जरूरत होती है और लोग तुम्हें जानते भी नहीं। वहाँ औरतें ज्यादातर औरतों से ही इलाज करवाती हैं क्योंकि वहाँ के मर्द अपनी बीवियों को मर्द डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। तुम्हें वहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा। सना ने कहा कि तुम्हारी बहन ने अपनी पूरी जिंदगी तुम पर लगा दी है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सुकून का मौका दो। वो भी खुशियों की हकदार है, इसे शादी करनी चाहिए और अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे सना की बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बहन आगे बढ़े। लेकिन मुझे पता था जब तक मैं इसके पास रहूंगी वो सिर्फ मेरी फिक्र करेगी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे बाहर मुक जाना है। मैंने जॉब ढूंढना शुरू की। मुझे एक अच्छी जगह से ऑफर मिली और वीज़ा भी आ गया। नाजिया को बताया तो वो खुश भी हुई और फिक्रमंद भी।
मैंने इसे तसल्ली दी कि वहाँ सब इंतज़ाम है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फ्लाइट के दिन मैं बहुत खुश भी थी और घबराई हुई भी, क्योंकि मैं पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी। दिल में दुआ करती रही कि कोई बुरा इंसान ना मिले और मुझे वही नर्सिंग का काम मिले जिसके लिए मैं जा रही हूँ। मुझे खौफ भी था, क्योंकि अक्सर लड़कियों को धोखे से गलत कामों में फंसा दिया जाता है। बहरहाल मैं वहां पहुंची तो एयरपोर्ट से एक आदमी मुझे एक बड़े घर ले गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, तकरीबन 60 साल की। मुझे लगा ये मेरा इंटरव्यू लेगी। इसने कहा कि ये इंटरव्यू नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही हायर कर चुकी हूँ, वीज़ा भी मैंने भेजा है। लेकिन असल वजह यह है कि तुम्हें ये जॉब क्यों मिली जबकि तुमसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लड़कियां मौजूद थीं। मैं हैरान रह गई, जवाब ना दे सकी। वो औरत हंसी और कहने लगी कि वजह बाद में खुद ही समझ आ जाएगी। फिर अजीब अजीब बातें करने लगी कि जो कुछ मैं कहूंगी वही करना होगा, किसी को कुछ नहीं बताना वरना निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा। मुझे बताया गया कि मेरी जॉब किसी अस्पताल में नहीं बल्कि इसी घर में है। वहां एक लड़की थी, सुरैया। इसने कहा कि यहाँ शराफत और इताअत से रहना होगा वरना सब खत्म। ये सुनकर मैं घबरा गई, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर वापस जाती तो नाज़िया फिर से अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती। मुझे इसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना था। मैं अपनी बहन को ये बात नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे सिर्फ यही कहा कि मुझे एक अस्पताल में नर्स की अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी मुश्किलात बताकर इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं न कि अल्लाह अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। मुझे यहाँ आए 3 दिन भी नहीं हुए थे कि मुझे कोई खास काम नहीं दिया गया था। मेरी मालिकन मुझसे बात भी नहीं करती थी, वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती और बाहर कम ही निकलती। इस घर में मुझे सफाई सुथराई के काम दिया गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो नर्स की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, फिर मुझे घर की सफाई के लिए क्यों रखा गया। अगर नर्स की जॉब नहीं देनी थी तो फिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों गया। लेकिन मैं अपनी परेशानी किससे बयान करती, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था, न ही किसी पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि ये मेरा मुख नहीं था। खैर, मैंने सोचा कि अगर नर्स का काम नहीं भी करवाया रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी तनख्वाह तो मेरी बहन नाज़िया के पास पहुंच ही रही है। इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस घर में मालिकन के अलावा 3 मर्द भी रहते थे, जो कभी कभार ही घर आते थे। शायद वो इसके बेटे थे। बज़ाहिर तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जगह अजीब सी लगती थी। एक दिन मैं अकेली घर का काम कर रही थी तो मालिकन मेरे पास आई और कहने लगी कि आज मैं तुम्हें स्टोर रूम में ले जाऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत डर गई और सोचने लगी कि स्टोर रूम में मेरा क्या काम। मेरे ज़हन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। वो औरत अंग्रेज़ी में बात करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि इसे उर्दू भी आती है और शायद वो हिंदुस्तान की ही रहने वाली है, मगर शक्ल से गैर मुल्की लगती थी। वो बहुत सोच समझ कर बात करती थी। खैर, इस दिन इसने कहा कि स्टोर रूम जाने से पहले खुदा के आगे झुक कर दुआ मांगो कि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो मुझसे क्या करवाना चाहती है, मगर मैंने कुछ न कहा और जाकर दुआ मांगी कि मेरे साथ जो भी हो अच्छा हो। वापस आई तो वो मुझे स्टोर रूम ले गई। अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ था और एक खुफिया दरवाज़ा बना था। इसने मुझे कहा कि ये दरवाज़ा खोलो। मैं डरते डरते आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खोला हम अंदर गए। वहाँ एक कमरा था जिसमें अलमारी भरी पड़ी थी। इसने एक किताब निकाली और मेरे हाथ में दे दी। वो किताब कुरान पाक थी। मैं चौंक गई कि ये क्या है। मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि मैं जानती हूँ, एक मुसलमान लड़की के लिए कुरान पाक से बड़ी कोई किताब नहीं। इसने कहा कि तुम्हें इस पर हाथ रख कर कसम खानी होगी कि मेरा राज किसी से जाहिर नहीं करोगी। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। मैं हैरान रह गई कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए वो मुझे इतनी एहतियात से किस्म खुलवा रही है। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने कुरान पर हाथ रख कर वदा कर लिया। इसके बाद वो मुझे नीचे ले गई। नीचे का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक आलीशान कमरा था, मगर वहां से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मालिकन ने सख्त नजरों से मुझे डांटा, जैसे कह रही हो कि बस मेरे पीछे चलो। मैंने नजरें झुका ले। वो कहने लगी कि तुम्हें सिर्फ मेरा कहा माना है। फिर वो खुश होकर बोली कि तुम्हें उर्दू नहीं आती तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम किसी की बात समझ ही नहीं सकोगी। हम एक और कमरे में गए जिसके अंदर 3 शीशे के कमरे बने थे। उनमें एक एक औरत रखी गई थी।
वो सब रेशमी बिस्तरों पर लेटी थीं। मुझे लगा कि शायद ये एक छोटा अस्पताल है और ये औरतें मरीज हैं, लेकिन गौर से देखा तो वो सब सेहतमंद लग रही थीं, बस बहुत उदास थीं। उनकी उम्र भी ज्यादा न थी, कोई 25 साल की, कोई 30 की और एक तो 22 साल की थी। मेरी मालिकन ने कहा कि तुम्हें उन सब का ख्याल रखना है, उनके खाने पीने उठने बैठने का सब तुम्हारे जिम्मे होगा। उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनकी खिदमत करनी है। जाते जाते मालिकन ने कहा कि ये सब औरतें हामिला हैं और 9 माह बाद उनके बच्चे पैदा होंगे। तुम्हें बस उनकी देखभाल करनी है, बाकी हर खर्च में खुद भेजूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी संभालूंगी। अगर तुमने राज रखा तो तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुमने ख्वाब में भी ना सोचा होगा। ये सुनकर मैं मुतमईन तो हुई, लेकिन साथ ही हैरान भी थी कि आखिर उन औरतों को यहाँ इस तरह क्यों रखा गया है। मैं रोज उन्हीं की खिदमत करती रही, खाना बनाती और उनके कहने पर देती। मगर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब मैं सबसे छोटी लड़की के पास खाना देने गई तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इशारों से कुछ समझाने की कोशिश करने लगी। वो बहुत बेचैन थी और बार बार हाथ जोड़कर कुछ कहना चाह रही थी। मैं इसकी बात समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो उर्दू में तेजी से बोलने लगी और मुझे इसकी जुबान नहीं आती थी। मैं बस इसके चेहरे से समझ गई कि वो कोई बड़ा राज मुझे बताना चाहती है। इसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार मेरे सामने झुक कर इल्तिजा कर रही थी। इसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं सोचने लगी कि आखिर ये मुझे क्या बताना चाहती है और मैं इसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। एक लम्हे को मेरे दिल में आया कि मालिकन से बात करूं, मगर फौरन ख्याल आया कि अगर मालिकन को कुछ करना होता तो ये लड़की मुझे क्यों इशारों में बताती। मैंने तय किया कि मुझे अक्लमंदी से काम लेना होगा। मैंने इस औरत को तसल्ली दी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम फिक्र न करो। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं कि अचानक मेरी नज़र करीब रखी एक चीज़ पर पड़ी। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत की बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूं। मैंने इससे कहा कि जो तुम अभी बोल रही थी वो दोबारा कहो ताकि मैं रिकॉर्ड कर लूं। वो पहले तो डर गई, शायद इसे लगा कि मैं ये बातें मालिकन को बता दूंगी, लेकिन मैंने इसे इशारों से समझाया कि फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम बस अपनी बात दोहरा दो, फिर मैं किसी से इसका मतलब पूछ लूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। वो मेरे इशारे समझ गई और दोबारा सब कुछ बता दिया। अब मसला ये था कि मैं इस रिकॉर्ड की तशरीह किससे कराऊं। यहाँ तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं था और ना ही किसी पर भरोसा करना आसान था। कुछ दिन बाद मैं हस्बन मामूल उन औरतों के लिए दवाई लेने अस्पताल गई तो वहाँ की लेडी डॉक्टर से दिल ही दिल में सोचा कि बात करनी चाहिए। वो एक नेक दिल लगती थी। मैंने इसे एक तरफ ले जाकर कहा कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। इसने कहा जी बिल्कुल। मैंने इसे रिकॉर्ड सुनाया। सुनते ही वो चौंक गई और मुझे गौर से देखने लगी। फिर कहने लगी कि अगर मुझे तुम्हारी हिफाजत का डर ना होता तो मैं फौरन इस औरत के खिलाफ एक्शन लेती, क्योंकि जो बातें ये कर रही है वो बहुत खतरनाक है। कोई औरत ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने घबरा कर पूछा कि वो औरत कह क्या रही थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी मालिकन ने अपनी तीनों बहुओं को कैद कर रखा है और उनसे सिर्फ इसलिए बच्चे चाहती है ताकि इसके बेटों को बेटे पैदा हो। अगर बेटी पैदा हुई तो वो उन बहुओं को तलाक दलवा कर कहीं गायब कर देगी जहां से कोई उनका सुराग भी ना लगा सके। ये सुनकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी पढ़ी लिखी और ज़ाहिरना मुहज़्ज़ब औरत अंदर से इतनी जालिम निकलेगी। उन औरतों ने खुद भी कहा कि हम सब बेसहारा हैं, हमारे शौहर भी साथ नहीं देते, सबको बेटा चाहिए। उनका कहना था कि तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। फिर मुझे ये भी पता चला कि मालिकन ने मुझे इसलिए रखा है क्योंकि किसी ने इसे कहा था कि जिस तारीख को मेरी पैदाइश है, अगर इसी तारीख में पैदा लड़की बहू की डिलीवरी कराएगी तो ज़रूर बेटा होगा। इसी वजह से मेरी तारीख़ पैदाइश देखते ही इसने मुझे नौकरी पर रख लिया था। ये सब जानकर मेरा दिल दहल गया। मैं सोचने लगी कि ये अकेला मेरा बस का काम नहीं, मुझे किसी की मदद लेना होगी। कुछ गौर के बाद मैंने अपनी साथी सुरैया से बात की। इसने कहा कि अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन खबरदार, ये औरत बहुत खतरनाक है। इसने समझाया कि मालिकन को कभी कानो कान खबर ना हो। वो मेरी मासूमियत देखकर मुझे लाई है ताकि मुझे काबू में रख सके। अगर इसे शक हो गया तो वो मुझे भी खत्म कर देगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सुरैया ने कहा कि मालिकन इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि कोई लेडी डॉक्टर बहू का चेकअप करे, क्योंकि वो बाहर जाकर राज फाश कर सकती है, इसलिए इसने मुझे रखा है।
सुरैया ने कहा कि बहुओं के पेट में बेटा है या बेटी, ये बात किसी तरह पता करो। मैंने इसकी मदद से टेस्ट करवाए और पता चला कि उनमें से 2 औरतें बेटियां जनने वाली हैं। ये खबर मेरे लिए क़यामत थी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था कि उन बहुओं ने लड़कियां पैदा की थीं जिन्हें मालिकन मरवा चुकी थी। वो अपने पोते के जुनून में बहुओं को कैद रख कर एक के बाद दूसरी शादियां करवा रही थी और उन्हें कहीं रजिस्टर भी नहीं करती थी ताकि बाद में कोई हिसाब ना देना पड़े। ये सब जानकर मेरा दिल कांप गया। मैं रोज़ दुआ करती कि खुदा मुझे उन औरतों को बचाने की ताकत दे, वरना मैं ज़िंदगी भर अपने आप को मुआफ़ नहीं कर सकूंगी। वक्त गुजरता गया और उन औरतों की डिलीवरी करीब आने लगी। मुझे यकीन था कि अगर यहाँ बेटियां पैदा हुईं तो मालिकन उन मासूम बच्चियों को भी ख़त्म कर देगी। मुझे हर हाल में पुलिस तक पहुंचना था। मैंने एक दिन बहाना किया कि दवा लेने अस्पताल जाना है। मालिकन ने इजाज़त दी, मगर हमेशा की तरह अपना ड्राइवर मेरे साथ भेज दिया। मैं सोच में पड़ गई कि इसकी मौजूदगी में पुलिस कैसे जाऊं। फिर मुझे अस्पताल वाली डॉक्टर याद आई। मैंने इससे मदद मांगी। इसने ड्राइवर से कहा कि मुझे घर छोड़ आओ क्योंकि मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है। पहले तो वो मकर गया, मगर डॉक्टर के ज़्यादा इसरार पर मान गया। मैंने भी ड्राइवर से कह दिया कि जाओ, मैं मालिकन से शिकायत नहीं करूंगी। इसके जाते ही मैं सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सब कुछ बताया। पुलिस ने कहा कि जब तुम बहुओं के साथ कमरे में हो और मालिकन और उसका बेटा घर में हो तो हमें इत्तला देना, हम इसी वक्त छापा मारेंगे। मैं वापस घर आ गई। रात को जब सब मौजूद थे तो मैंने खुफिया तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और मालिकन और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बहुओं ने भी सच्चाई बयान कर दी। मैंने उन औरतों को कैद से निकलवाया तो वो रू रू कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। मालिकन ने जाते जाते कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने जवाब दिया कि अपने बेटे के लालच में जो जुल्म किया वो मुआफ़ी के लायक नहीं। बेटा और बेटी बराबर होते हैं, फ़र्क करना गुनाह है। कुछ दिन बाद अदालत में मालिकन और उसके बेटों को सज़ा हो गई। बहुओं ने अपनी बेटियां जन वो अपनी बच्चियों को गोद में लेकर खुशी से झूम रही थीं। मुझे पुलिस ने मेरा वीज़ा वापस दिया और मेरे मुल्क भेज दिया। मैं सुकून से अपने घर आ गई और एक अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी बहन नाजिया की शादी भी एक अच्छे इंसान से कर दी। आज वो अपने शौहर के साथ खुश है और लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि औरत को इज्जत देना हर किसी का फ़र्ज है। अगर हमारी बहन बेटियों को कोई गलत नज़र से देखे तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए औरत की इज्जत सब पर वाजिब है। आज मैं और मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।